एक दिन कलेक्टर साहब की जो गाड़ी है वह एक चाय की दुकान पर जाकर रुकती है और अब जो कलेक्टर साहब हैं वो चाय वाले से पूछ रहे हैं, यहाँ पर मोहनदास जी की चाय की दुकान हुआ करती थी, क्या मोहनदास जी यहाँ पर हैं? तो अब चाय वाला जवाब देता है कि मोहनदास जी करीब 4 साल पहले यहाँ मुझे दुकान बेचकर जा चुके हैं। बहुत कम पैसों में उन्होंने ये दुकान बेची है और अब मुझे जानकर नहीं है कि मोहनदास जी कहाँ पर गए हैं। इस बात को सुनकर कलेक्टर साहब थोड़े मायूस होकर अब वहाँ जो चेयर्स डली हुई थी उन चेयर पर बैठ जाते हैं। अब चाय वाला कहता है कि साहब चाय तो मैं भी अच्छी बना लेता हूँ, क्या तुम चाय पियोगे? तो यहाँ पर कलेक्टर साहब कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, बना लीजिए और आप 3 चाय बनाना। अब यहाँ पर जब 3 चाय बनाई जाती हैं तो एक चाय कलेक्टर साहब को, एक उनके बॉडीगार्ड और एक उनके ड्राइवर को दी जाती है। राजीव जो कि कलेक्टर साहब है वो चाय पीते पीते थोड़े से गमगीन यानी कि उनकी आंखों से आंसू झलक उठते हैं। आखिर वो रोए क्यों? अब चाय वाला उनसे पूछ रहा है, कलेक्टर साहब क्या चाय अच्छी नहीं बनी या फिर कोई मुझसे गलती हो गई है? तो यहाँ पर जो कलेक्टर साहब है वो कहते हैं कि नहीं भाई, तुम्हारी कोई गलती नहीं, यहाँ तो मैंने गलती कर दी। जिस मोहनदास जी ने मुझे यह जीवन दिया, जिसकी वजह से मैं कलेक्टर बना, आज उनके मैं दर्शन भी नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर ये गलती तो सारी मेरी ही है। अब जो चाय वाला है बड़ी उत्सुकता से पूछता है कि भाई असलियत में हुआ क्या था? अब जो राजीव है वो बताते हैं कि इस राजीव को कलेक्टर बनाने वाले मोहनदास जी ही थे। दोस्तों, राजीव के पीछे कलेक्टर साहब बनने की क्या कहानी थी, उस कहानी को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसी क्राइम की। और दोस्तों, इतनी प्यारी इस वीडियो के लिए एक छोटा सा लाइक तो बनता है और हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की जो घटना है यह उत्तर प्रदेश के बदायूं की है। बदायूं के जो कलेक्टर राजीव हैं, राजीव एक दिन जब उस चाय की दुकान पर पहुंचे हैं और चाय वाले से वार्ता कर रहे हैं तो चाय वाला पूछता है कि साहब आखिर आपके कलेक्टर बनने की कहानी क्या है? तो यहाँ पर राजीव बताते हैं कि उनकी उम्र करीब 12 साल की रही होगी। उसी समय उसके माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। माता पिता के मरने के बाद उनको उनके मामा नाना अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन इनका घर तो बहुत ही बुरा होता है। यानी कि अब उनके जो मामा हैं, मामी हैं, वो उस राजीव से काम तो बहुत ज़्यादा लेते, लेकिन ना तो ठीक ढंग का खाना देते, ना ही उसको पढ़ने देते। इस बात से दुखी आकर अब राजीव मामा का घर छोड़कर निकल आते हैं। वो जब अपने घर आते हैं तो उसी समय जब वो घर जा रहे होते हैं, उसी समय उस रास्ते में मोहनदास जी की वह चाय की दुकान पड़ती है। तो राजीव जो कि बहुत बुरी तरह से थका हुआ है, वह आकर उस बेंच पर बैठ जाता है जो कि मोहनदास जी ने अपनी चाय की दुकान पर लगा रखी थी। मोहनदास जी की जैसे निगाह पड़ती है उस बेंच पर बैठे हुए राजीव पर तो पूछते हैं कि बेटा चाय पियोगे? तो राजीव ये बात तो कहते हैं कि हाँ उनको चाय। राजीव अब अपना सिर हामी में हिलाते हुए कहते हैं कि चाय तो पियेंगे, लेकिन उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब मोहनदास जी चाय बनाते हैं और चाय देते हैं उस राजीव को। राजीव अब चाय पीने लगते हैं, लेकिन मोहनदास जी फिर पूछते हैं बेटा बिस्किट खाने हैं आपको? तो अब यहाँ पर राजीव फिर गर्दन को हिला देता है और कहता है कि हाँ खाने हैं, लेकिन उसके पास कोई पैसे नहीं हैं। राजीव को अब बिस्किट की पैकेट भी मिल जाती है और राजीव अब वो बिस्कुट चाय के साथ खा रहे होते हैं। कुछ समय बाद मोहनदास जी राजीव से पूछते हैं कि बेटा तुमने खाना खाया है? तो यहाँ पर जो राजीव है वो अपनी गर्दन ना में हिला देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने खाना नहीं खाया और खाना खाए उनको 2 दिन हो गए हैं। मोहनदास जी बिना कोई देरी करे अपने टिफिन को खोलते हैं और उस लड़के राजीव को वह खाना खिलाते हैं और कहते हैं कि बेटा भरपेट खाना खा लेना। तो यहाँ पर जो राजीव है वह कहता है वह खाना तो खा लेगा, लेकिन उसके पास एक पैसा भी नहीं है। तो मोहनदास जी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, आप खाना खा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब राजीव अपनी भूख मिटाता है वह खाना खाकर और अब वहाँ पर बैठा रहता है। अब राजीव की हिम्मत बढ़ती है और वह कहता है कि बाबूजी मुझे थोड़ा बहुत काम मिल जाएगा तो मैं अपनी पढ़ाई में लग जाऊंगा, मुझे पढ़ाई करनी है और एक बड़ा आदमी बनना है।
मोहनदास जी जब इस बात को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम इसी चाय की दुकान पे आ जाया करना, और यहाँ पर थोड़ा बहुत जो काम है, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो चुका, थोड़ा बहुत मेरी मदद कर दिया करो, और बस कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा मैं आपको दे दूंगा। इसी प्रकार से अब मोहनदास जी और वह राजीव उस चाय की दुकान पर चाय बेचा करते थे। यहाँ से अब जब राजीव की पढ़ाई अच्छे तरीके से होने लगी, तो अब जो राजीव है वह बहुत बढ़िया पढ़ाई करने लगा। वह 10वीं 12वीं बढ़िया ढंग से करता है, अच्छे नंबर प्राप्त करता है। और अब वह एक दिन मोहनदास जी से कह रहा होता है कि बाबूजी, उसको एक बड़ा आदमी बनना है, और वही बड़ा आदमी बनने के लिए उसको कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो मोहनदास जी बिना देर करे उस बेटे से पूछते हैं कि आपको कितने पैसे चाहिए। तो यहाँ पर राजीव बताता है कि मुझे करीब 20,000 रुपयों की ज़रूरत है, और मोहनदास जी उसको 20,000 रुपये देकर दिल्ली भेज देते हैं। अब दिल्ली में आकर राजीव कोचिंग में लग जाता है और कोचिंग करने लगता है, और यहाँ पर वह काम धंधा भी पकड़ लेता है। वह दिन भर तो वह काम करता और रात भर उस कोचिंग में वह पढ़ाई किया करता। अब दिन रोज जब उसकी पढ़ाई आगे बढ़ रही होती है तो उसके एंट्रेंस एग्जाम का टाइम आ जाता है, और अब जिस प्रकार से राजीव ने अपनी पढ़ाई और तैयारी करी थी, वह अब उस परीक्षा को देता है और परीक्षा में बड़े अच्छे अंकों से पास हो जाता है। और अब जैसे ही उसकी ट्रेनिंग शुरू हो रही है, उसी ट्रेनिंग के चलते अब जो राजीव है वह बिल्कुल ही मोहनदास जी को भूल जाता है। अब राजीव की जैसे ही ट्रेनिंग पूरी होती है, ट्रेनिंग करने के बाद उनकी अब नियुक्ति हो जाती है उसी बदायूं में, और बदायूं में जब कलेक्टर बन जाते हैं तो यहाँ पर काम का जैसा प्रेशर उनके पास है, उसी काम की जिम्मेदारी को निभाते निभाते पता नहीं कितना समय बीत जाता है। अब वह एक दिन राजीव की गाड़ी जब वहाँ उस रास्ते से गुजर रही होती है, तो राजीव देखते हैं कि इस जगह को तो मैं जानता हूँ, और उस जगह को देखते हुए अब राजीव उस चाय की दुकान पर अपनी गाड़ी को ले चलने के लिए कहते हैं। अब राजीव तो उस दुकान पर पहुंच जाते हैं, और जब मोहनदास जी के बारे में पूछा जाता है तो वहाँ पर उनको कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। अब मोहनदास जी के बारे में जानने के लिए वो बड़े उत्सुक हैं, और अब यह सारी कहानी उस चाय वाले को बता रहे होते हैं। वह चाय वाला बताता है कि जब मोहनदास जी ने उनको वह दुकान दी थी तो मोहनदास जी का जो स्वास्थ्य था वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं था, और बहुत ही कम पैसों में वह चाय की दुकान को बेचकर वहाँ से चले गए थे। अब राजीव जो है वह उस घर को तो जानता था। अब राजीव गाड़ी लेकर सीधा पहुँचता है मोहनदास जी के घर पर, और वहाँ पर जाकर वह उनके दरवाजे को खटखटाता है। इतने में ही वहाँ पर एक लड़की होती है। वह लड़की बाहर आती है, पूछती है कि आप कौन। तो यहाँ पर राजीव पूछते हैं कि मोहनदास जी यहाँ पर रहते हैं। तो वह लड़की उनको जवाब देती है, कहती है कि करीब 4 साल पहले मोहनदास जी की गंभीर बीमारी के कारण मौत हो गई है। अब हम घर में 2 बहनें और माँ, बस हम लोग ही हैं। राजीव अब वहाँ से दूर हटते हुए पास में पड़ी हुई चारपाई पर बैठ जाते हैं और वहीं पर लेट कर रोने लगते हैं। उनकी इस प्रकार से रोने की आवाज़ को देखकर उनकी छोटी बहन भी बाहर निकल आती है। अब दोनों बहनें पूछ रही हैं राजीव से कि आप इस प्रकार से रो क्यों रहे हैं? अरे आप तो जिला कलेक्टर हैं, लेकिन आप इस प्रकार से क्यों रो रहे हैं? राजीव अब बोलते हैं कि वो मोहनदास जी को जानते थे, और मोहनदास जी ने ही उनको जिला कलेक्टर बनाया है। अब जैसे उनको मोहनदास जी की याद आई है, वो तुरंत वहाँ पर आ गए हैं। इतनी बातों को सुनकर अब जो मोहनदास जी की पत्नी यानी कि सीमा और रीमा की जो माँ है, वह इन बातों को सुन रही होती हैं। वो गाय का दूध निकालने के बाद अब सीधी उस जगह पर आती हैं। इतने में रीमा वह फोटो भी उठा लाती है, जिस फोटो में उसके पिता और वह राजीव की फोटो थी। अब वो लोग जैसे ही इस कंडीशन को देखते हैं तो अब जो राजीव हैं वो और ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगते हैं। उनकी इस हालत को देखकर अब जो मोहनदास जी की पत्नी है वह कहती है कि राजीव बेटा, रोने की जरूरत नहीं है। मोहनदास जी की पत्नी अब ढाढ़स बंधाते हुए राजीव से कहती है कि राजीव, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन तुम अपने बारे में बताओ भाई, क्या कंडीशन है? राजीव अब बताते हैं कि वो जिला कलेक्टर बन गए हैं और अब यहाँ बदायूं में ही अपनी जो भूमिका है उसको निभा रहे हैं। उनकी इस बात को देखकर अब उन तीनों माँ बेटियों की आंखों में चमक आ जाती है। यहाँ पर सीमा कह रही होती है
कि हाँ अब तो मज़ा आ जाएगा जब कलेक्टर साहब हमारी दबाई गई जो जगह है उस जगह को छुड़वा देंगे, क्योंकि हमारे चाचा ताऊ ने हमारी जो कृषि योग्य जो भूमि थी वह जगह हमसे छीन ली थी और अब वहाँ पर जबरदस्ती जमींदारी करते हैं और हमको फूटी कौड़ी भी नहीं देते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अब यहाँ पर मोहनदास जी की पत्नी भी कहती है कि उसकी जेठानी दरानी भी उसको बहुत ज़्यादा डराती हैं और कहती हैं कि उनका भाई हवलदार है, कोई कुछ है कोई कुछ है, यानी कि वो लोग उन लोगों को देख लेंगे और वो उनसे ज़मीन छीन कर दिखाएं या फिर पुलिस में रिपोर्ट कर कर दिखाएं। तो यहाँ पर जो कलेक्टर हैं राजीव, वो कहते हैं कि माँ अब तुम्हारा बेटा यहाँ पर आ गया है और अब यह बेटा अपनी ऐसी जिम्मेदारी निभाएगा, उन लोगों से तुम्हारी ज़मीन ही नहीं उन लोगों की ज़मीन भी छीन लेगा। जिला कलेक्टर राजीव अब अपने ड्राइवर और बॉडीगार्ड को वापस भेज देते हैं अपने अपने घर पर और कहते हैं कि आज रात वो वहीं रुकेंगे। पूरी रात कलेक्टर साहब मोहनदास जी की पत्नी और उनकी दोनों बेटियों के साथ उसी घर में आराम से रुकते हैं और माँ बेटों की तरह बड़े ही ढंग से बात कर रहे होते हैं। पूरी रात कोई भी नहीं सो पाता है। बहुत सारी पुरानी बातों को याद कर करके बार बार जो कलेक्टर साहब है वो रोने लग जाते हैं। इसी प्रकार से उसका प्रेम देखकर अब जो मोहनदास जी की पत्नी है वो कहती हैं कि बेटा अब एक छोटा सा काम और कर दो, तुम तो हमारे अपने सगे बेटे से भी बढ़िया बेटा हो। तुम्हारी जो बहनें हैं ये रीमा और सीमा ये जवान हो गई हैं, इनकी शादी की भी कोई व्यवस्था बैठाओ, क्योंकि सही समय पर ये जब अपने घर संभालेंगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। कलेक्टर साहब भी कहते हैं क्यों नहीं माँ, मैं अब ज़रूर यह व्यवस्था करता हूँ। अगले दिन कलेक्टर साहब जब वहाँ जाते हैं तो वो दो लड़कों की ऐसी सूची बनाकर लाते हैं और उसे आकर अपनी माँ को दिखाते हैं और कहते हैं कि माँ ये देखिए ये दो लड़के हैं, इन लड़कों को पसंद कर लो। ये लड़के अच्छी पोजीशन पे हैं, सरकारी नौकरी लगे हुए हैं और इनको दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। रीमा और सीमा दोनों बहनें जब उन लड़कों के फोटो को देखती है तो दोनों राजी हो जाती हैं और ठीक कहती हैं कि ठीक है भैया कोई बात नहीं, जब आपने इनको हमारे पति रूप में चुना है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। राजीव अब बड़े ही धूमधाम से उन दोनों बहनों का अच्छा सा विवाह कराता है और उनको अच्छा दान दहेज देकर उन घर से विदा करता है। उसके इस प्रकार के कार्यविधि को देखते हुए जो मोहनदास जी की पत्नी है वो कहती हैं कि बेटा जिस प्रकार से तुम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो ऐसी जिम्मेदारी तो हमारा सगा बेटा भी नहीं निभाता। आज तुमने वाकई में इस बात को जायज़ कर दिया कि भाव में बहुत बड़ी शक्ति है। मोहनदास जी की पत्नी कहती है कि भाई अब तुम तो एक कलेक्टर साहब हो और मुझसे तुम्हारी इतनी सेवा नहीं की जाती, इसलिए मेरी तुमसे एक गुजारिश है, तुम भी एक अच्छी सी लड़की देखकर अपनी शादी कर लो और ताकि मैं सुखपूर्वक मर सकूं कि मेरे बेटे की सेवा करने के लिए अब कोई देवी इस घर में आ गई है। एक आज्ञाकारी बेटे के रूप में इस बात को मानते हुए राजीव अब एक लड़की के बारे में अपनी माँ को बताते हैं कि यह वह लड़की है जो कि अच्छी कोचिंग कर रही है और बहुत जल्दी यह भी एक सरकारी अफसर बन जाएगी। आप कहो तो मैं इससे विवाह कर लूं। तो यहाँ पर मोहनदास जी की पत्नी कहती हैं कि नहीं बेटा, अफसरों से शादी तो नहीं करनी। मोहनदास जी की पत्नी कहती है कि बेटा अपने लिए एक गरीब घर की बेटी लाना जो तुम्हारा हमेशा मान सम्मान कर सके, तुम्हारी अच्छे ढंग से सेवा कर सके और तुम्हें हमेशा पति रूप में पूछ सके। तो इस बात के लिए हामी भरते हुए राजीव कहते हैं कि हाँ माँ, मैं आपकी यह इच्छा भी अवश्य पूरी करूँगा। और फिर बहुत जल्दी ही राजीव एक सुंदर सी लड़की का रिश्ता राजीव के लिए आता है। राजीव उस लड़की को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और फिर अपनी माँ से उस लड़की को मिलवाते भी हैं। लड़की को अपनी माँ से मिलवाने के बाद अब राजीव की माँ उस रिश्ते के लिए हाँ कर देती हैं और फिर राजीव की बहुत अच्छी शादी होती है। दोस्तों आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। आप लोग हमें यह तो अवश्य बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी, इससे कितनी प्रेरणा मिली और क्या यह लाभदायक है, क्या आप ऐसी ही वीडियो सुनना पसंद करते हैं। और दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अच्छी रोमांचक और इमोशनल कहानी। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।